हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 का पार्ट सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट। और स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 के अंदर हमने जो टॉपिक्स डील किए थे वो मैं एक बार मैं आपको शॉर्टली में बता देता हूँ। सबसे पहले हमने आर्चेस पढ़ा था, उसके बाद हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एंड रोलिंग लोड को डील की थी। इसके बाद हमने अनसिमेट्रिकल बेंडिंग को पढ़ा था। इसके बाद हमने अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर द लेटरल लोड, इसके हमने 3 मेथड पढ़े थे, पोर्टल मेथड, कैंटिलीवर मेथड और फैक्टर मेथड। एंड इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बच रहा था जिसको मैं अपन बाद में डील करेंगे। वो हमारा टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी एंड यूनिट लोड मेथड। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 आरटीयू के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे, चाहे वो गेट हो, चाहे वो आईईएस हो, चाहे वो किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, और अभी जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है RSMSSB, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है इसके कुछ टॉपिक्स। तो जो टॉपिक्स इसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, मैं उसके MCQ क्वेश्चन भी आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा। ठीक है, हमारा सिलेबस जो रहेगा RTU लेवल का रहेगा। RTU में जो भी नया पैटर्न आया है स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 का, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस को डील करेंगे। बट जो टॉपिक्स कंपटीशन में आ रहे हैं उन टॉपिक्स को मैं डिटेल में बताऊंगा, साथ ही साथ उनके MCQ क्वेश्चन भी बताऊंगा, ताकि आपका RT वाला भी कंप्लीट हो जाएगा और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 की हम यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 के सिलेबस के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सिलेबस को मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट में कवर अप किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मतलब यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट जानेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के। ठीक है, सेकंड हमारा होगा स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। सेकंड टॉपिक के अंदर हम स्टैटिक और काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, और बीम के लिए हम स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्रेम के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड ट्रस के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। थर्ड टॉपिक में हम जानेंगे मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, बेटीज लॉ एंड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में। फोर्थ हमारा टॉपिक होगा एनालिसिस ऑफ प्रोप कैंटिलीवर बीम। इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2 के अंदर डिस्कस कर लिया है, तो इसकी अब हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। और फिफ्थ नंबर का टॉपिक होगा हमारा एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के अंदर हम फिक्स बीम और कंटिन्यूस बीम की बात करेंगे, और इसको जो हम सोल्व करेंगे यूजिंग एरिया मूवमेंट मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड एंड 3 मोमेंट थ्योरम। ठीक है, इस टॉपिक को भी हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2 के अंदर पढ़ रखा है। तो टॉपिक नंबर 4 एंड टॉपिक नंबर 5 की अब हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2 के अंदर जाकर देख सकते हो। उसके बाद हमारा 6 नंबर का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर यूजिंग द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, मतलब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के यूज़ से हम स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे, और बीम के लिए भी हम इसका एनालिसिस करेंगे, और फ्रेम के लिए भी हम इसका एनालिसिस करेंगे। कहने का मतलब ये है 6 नंबर के टॉपिक में हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को पढ़ेंगे, बीम के लिए भी पढ़ेंगे एंड फ्रेम के लिए भी पढ़ेंगे। और 7th हमारा टॉपिक रहेगा एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर यूजिंग द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के थ्रू हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे फॉर बीम एंड फ्रेम। और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन को मैंने 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ वाइब्रेशन, बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा इसमें। सेकंड इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड थर्ड वन इज़ अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन फॉर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 को हमने यहाँ पर 8 पार्ट में कवर अप किया। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन आ गया, सेकंड में स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी आ गई,
थर्ड में हमारी थ्योरम्स वगैरह आ गई, बेटिस लॉ, मैक्सवेल, है ना। फोर्थ में हमने कैंटिलीवर बीम का एनालिसिस आ जाएगा। फिफ्थ के अंदर फिक्स बीम, कंटिन्यूस बीम का एनालिसिस आ जाएगा। सिक्स टॉपिक के अंदर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आ जाएगा। सेवन टॉपिक के अंदर हमारा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कवर अप हो जाएगा। और लास्ट वन इज वाइब्रेशन। तो देखिए कॉम्पिटिशन्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 एंड टॉपिक नंबर 6 एंड 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमारे 4-5 टॉपिक है इनके मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी लास्ट में करवा दूंगा टॉपिक कवर होने के बाद, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट को। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बेसिक कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई एक सिंपल एक बीम होती है या कोई एक एलिमेंट होता है, तो उस एलिमेंट में हमारे पास कौन कौन से फोर्स जनरेट होते हैं, है ना। अगर हम किसी भी एक रिजिड बॉडी की बात करें या किसी भी एक एलिमेंट की बात करें तो उस पर जनरली 4 टाइप के फोर्स, 4 टाइप्स के फोर्स जनरेट होते हैं। फर्स्ट हमारा जो फोर्स होता है वो होता है हमारा एक्सियल फोर्स। अगर किसी भी एलिमेंट के एक्सियल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल फोर्स, और एक्सियल फोर्स जो स्ट्रेस जनरेट करेगा उसको हम बोल देंगे एक्सियल स्ट्रेस। सेकेंड टाइप का हमारा फोर्स होता है शियर फोर्स। अगर किसी भी बॉडी के सरफेस पर या किसी भी एलिमेंट के सरफेस पर कोई भी फोर्स जनरेट होता है तो उसको हम बोलते हैं शियर फोर्स, और शियर फोर्स जो स्ट्रेस जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर भी रखा है शियर स्ट्रेस को, स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स एक्ट पैरेलल टू द सरफेस ओनली, ठीक है। वही चीज़ हो गई, मतलब सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे यहाँ पर शियर स्ट्रेस, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी एलिमेंट में एक्सियल डायरेक्शन में कोई फोर्स जनरेट हो रहा है तो उससे जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है। तो एक्सियल स्ट्रेस क्लियर है, शियर स्ट्रेस क्लियर है। तीसरा हमारा फोर्स होता है बेंडिंग फोर्स, ठीक है। तो बेंडिंग फोर्स से जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। और बेंडिंग स्ट्रेस आपको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कम ड्यू टू फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लोड लगता है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड एक्ट होता है ना, और उससे जो स्ट्रेस जनरेट होगा डेट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जब हमारा लोड एक्ट होगा तो इस वजह से हमारी बीम जो होगी वो बेंड करेगी, ठीक है। बेंड करेगी तो उससे जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है हमारा टॉर्जनल स्ट्रेस। टॉर्जनल स्ट्रेस क्या होता है, अगर कोई शाफ्ट है, शाफ्ट अगर हमारी रोटेट हो रही है ना, शाफ्ट हमारी अगर रोटेट हो रही है तो वो जो फोर्स जनरेट करती है वो टॉर्जनल फोर्स जनरेट करती है, और उससे जो हमारा स्ट्रेस होता है वो टॉर्जनल स्ट्रेस जनरेट होता है। तो कहने का मतलब ये है किसी भी बीम एलिमेंट के अंदर या किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर मैक्सिमम 4 टाइप के फोर्स जनरेट हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सियल फोर्स, सेकंड वन इज शियर फोर्स, बेंडिंग फोर्स एंड टॉर्जनल फोर्स। और इनसे जो स्ट्रेस जनरेट होंगे वो एक्सियल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड टॉर्जनल स्ट्रेस। कहाँ कहाँ जनरेट होंगे वो मैंने आपको बता दिया, और आपको डायग्राम से भी समझ आ रहा होगा। 1 2 3 4 करके मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। क्योंकि ये टर्म बार बार यूज़ होने वाली है कि इसका एनालिसिस हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम से कर देंगे, इसका हम कंटिन्यूटी कंडीशन से कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती क्या है, ठीक है। तो देखिए हमने फर्स्ट देखो इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है हमारी 3 होती है। किसी भी 2D प्लेन के अंदर हम 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टू रिमेन इन स्टैटिक कंडीशन अलोंग द x डायरेक्शन समेशन fx इक्वल टू 0। सेकेंड वन इज टू रिमेन इन स्टैटिक कंडीशन अलोंग इन y डायरेक्शन समेशन fy इक्वल टू 0। एंड थर्ड वन इज टू रिमेन in static condition along
अलोंग इन एक्स वाई प्लेन समीशन एम जेड इक्वल टू 0। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एटलीस्ट 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन तो होनी ज़रूरी है। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज आप ऐसे बोल सकते हो 2D प्लेन के अंदर मिनिमम 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी कंपलसरी है। अगर किसी भी 2D प्लेन के अंदर मिनिमम 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर अवेलेबल है तो उससे हम रिएक्शन फोर्स, शेयर फोर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने फर्स्ट लाइन में बोला टू रिमेन इन स्टैटिक कंडीशन अलोंग इन एक्स डायरेक्शन समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0। मतलब स्ट्रक्चर को स्टैटिक कंडीशन में लाने के लिए, इन एक्स डायरेक्शन हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0। मतलब स्ट्रक्चर एक्स डायरेक्शन के अंदर स्टैटिक कंडीशन में होगा अगर उसमें समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 अवेलेबल है ना। मतलब उसके हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम अगर 0 है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। और टू रिमेन, और इसी तरह से स्ट्रक्चर को वाई डायरेक्शन में स्टैटिक कंडीशन में लाने के लिए हमें समीशन एफ आई इक्वल टू 0 अप्लाई करना पड़ेगा। समीशन एफ आई का मतलब हो गया सम ऑफ द ऑल फोर्सेज अलोंग द वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। इसी तरह से समीशन ऑफ एफ एक्स का मतलब हो जाएगा सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन द एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है स्ट्रक्चर को एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 ये कंडीशन स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, समीशन एफ आई इक्वल टू 0 होनी चाहिए और एम जेड इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन उसमें लग रही हैं और तीनों कंडीशन से अगर हमारा स्ट्रक्चर एनालाइज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होगा। तो सिंपल टर्मिनोलॉजी ये है, कोई भी स्ट्रक्चर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में तब होगा जब उसमें मिनिमम 3 कंडीशन अवेलेबल है। और वो 3 कंडीशन कौन कौन सी अवेलेबल होनी चाहिए, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ आई इक्वल टू 0 और मोमेंट इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन उसमें अवेलेबल है तो हम बोल सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर जो है इक्विलिब्रियम स्टैटिक कंडीशन में होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन की। अब हम बिल्कुल बेसिक बात करते हैं टाइप ऑफ सपोर्ट। टाइप ऑफ सपोर्ट के अंदर हमारा सबसे पहले आता है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखिए, मतलब एक ऐसा सपोर्ट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से भी, वर्टिकल डायरेक्शन से भी और अपने ही एंड पर रोटेशन भी उसकी 0 हो। मतलब एक ऐसा सपोर्ट जो हर तरीके से फिक्स हो, एक ऐसा सपोर्ट जो हर तरीके से फिक्स हो, ना तो वो रोटेट हो रहा है, ना ही वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना ही वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऐसे सपोर्ट को हम बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। और फिक्स सपोर्ट के अंदर जो रिएक्शन अवेलेबल होती है वो कितनी अवेलेबल होती है, 3। अब हम बात करते हैं हिंज सपोर्ट की। तो हिंज सपोर्ट क्या होता है, एक ऐसा सपोर्ट जिसके अंदर 2 रिएक्शंस अवेलेबल हो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। कहने का मतलब एक ऐसा सपोर्ट जो हॉरिजॉन्टली ना तो मूव हो रहा है ना ही वर्टिकली मूव हो रहा है। इसका लाइव एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका लाइव एग्जांपल हो जाएगा डोर। ठीक है, डोर हॉरिजॉन्टली भी हमारा फिक्स है, वर्टिकली भी हमारा फिक्स है, सिर्फ हमारी ये अपने एंड्स पर रोटेट हो जाता है। फिक्स सपोर्ट की अगर एग्जांपल की बात करें तो जो घरों में हमारी बीम्स वगैरह होती है, कॉलम्स वगैरह होती है ना, वो रोटेट थोड़ी होते हैं, ना ही वो मूवेबल होते हैं। तो फिक्स सपोर्ट के एग्जांपल हो गए हमारे जो घरों के एलिमेंट है ना, बीम्स लाइक जे बीम्स हो गई, कॉलम्स हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें। ठीक है, और हिंज सपोर्ट का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है ना, घरों में जो डोर होती है वो हिंज सपोर्ट पर वर्क करती है। अब हम बात करते हैं रोलर सपोर्ट। एक ऐसा सपोर्ट जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्शंस अवेलेबल हो, है ना, एक ऐसा सपोर्ट जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन अवेलेबल हो। मतलब ये वर्टिकली हमारा फिक्स होगा, बट ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है और अपने ही एंड पर रोटेट भी हो सकता है। ठीक है, एक होता है हमारा गाइड सपोर्ट। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप समझ लो गाइड सपोर्ट के अंदर कितनी रिएक्शंस अवेलेबल होती हैं, 2 रिएक्शंस अवेलेबल होती हैं कि ना तो वर्टिकली मूव होगा ना ही मूवमेंट करेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करेगा ये। ठीक है ना तो ये वर्टिकली मूव करेगा ना ही अपने एंड पर रोटेट होगा, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा इसका मतलब। तो इसके अंदर जो स्लाइडिंग हमारी ड्रॉअर आती है गाइड सपोर्ट के अंदर वो आ जाएगी, क्योंकि स्लाइडिंग डोर जो होती है वो ना तो अपने एंड पर रोटेट होती है ना ही
वो वर्टिकली मूव करती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करती है, ठीक है। तो गाइड सपोर्ट में क्या होता है, वर्टिकली फिक्स होती है बीम, वर्टिकली हमारा मेंबर फिक्स होता है और ना ही वो मूवमेंट करता है। तो दो रिएक्शन अवेलेबल हो गई। तो तीसरा जो फ्री होगा इसमें, वो क्या फ्री होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो गाइड सपोर्ट का लाइव एग्जांपल हो गया हमारा स्लाइडिंग डोर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। टाइप्स ऑफ सपोर्ट के अंदर पहला सपोर्ट था फिक्स सपोर्ट, और फिक्स सपोर्ट में जो रिएक्शंस अवेलेबल होती हैं वो 3 अवेलेबल होती हैं। हिंज सपोर्ट में जो रिएक्शंस अवेलेबल होती हैं वो 2 अवेलेबल होती हैं। रोलर सपोर्ट में जो रिएक्शंस अवेलेबल होती है वो 1 अवेलेबल होती है। और गाइड सपोर्ट में जो रिएक्शंस अवेलेबल होती हैं वो 2 अवेलेबल होती है। और ये जो भी मैंने आपको रिएक्शंस मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने आपको बताई है 2D के लिए। किसके लिए बताइए, 2D के लिए, है ना। अगर हम बात करें 3D के लिए, ठीक है भाई, आपको 2D के लिए तो पता लग गया। फिक्स सपोर्ट के अंदर कितनी रिएक्शंस हो गई, फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन हो गई। हिंज सपोर्ट के अंदर कितनी रिएक्शंस हो गई, हिंज सपोर्ट के अंदर हमारी 2 रिएक्शंस हो गई। और रोलर सपोर्ट के अंदर कितनी रिएक्शंस हो गई, रोलर सपोर्ट के अंदर 1 रिएक्शन हो गई। और लास्ट हमारा गाइड सपोर्ट में 2, ठीक है। अगर हम बात करें 3D स्ट्रक्चर की, तो 3D स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, 3D स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स सपोर्ट के अंदर 6 रिएक्शंस अवेलेबल होती है। हिंज सपोर्ट के अंदर 3D स्ट्रक्चर में 3 रिएक्शंस अवेलेबल होती हैं और रोलर के अंदर 1। जनरल इन्फॉर्मेशन आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिक्स सपोर्ट के लिए 6, हिंज के लिए 3 एंड रोलर के लिए 1। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ बता दी। पहली चीज़ तो बता दी, किसी भी बीम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर 4 तरह के फोर्स होते हैं, उससे 4 तरह के स्ट्रेस जनरेट होते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया हमारे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर 4 तरह के सपोर्ट्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। उनकी रिएक्शंस कितनी होती हैं, और 3D में उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी। देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी 2 तरह की होती है। एक तो होती है हमारी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और एक होती है हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी। एक मिनट, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 2 तरह की स्टेबिलिटी होती है। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल स्टेबिलिटी एंड सेकंड वन इज इंटरनल स्टेबिलिटी। अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की, तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी जो होती है वो रिलेटेड टू सपोर्ट कंडीशन, मतलब वो सपोर्ट कंडीशन पे हमारी बेस्ड होती है। वहीं अगर हम बात करें इंटरनल स्टेबिलिटी की, तो इंटरनल स्टेबिलिटी जो होती है हमारी किसी भी स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, ठीक है। इंटरनल स्टेबिलिटी में क्या होता है, वो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो XY डायरेक्शन में रोटेट नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। वो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो X डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं होना चाहिए। वो जो हमारा स्ट्रक्चर है Z डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं वो स्ट्रक्चर हमारा इंटरनली स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी हमारी 2 तरह की हो गई। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल, सेकेंड वन इज इंटरनल। External stability is related to support condition, then we can find out the reactions force in the internal stability based on geometry condition, or we can find out the number of members, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के बारे में। तो मैंने आपको बताया एक्सटर्नल स्टेबिलिटी जो होती है सपोर्ट कंडीशन पे बेस्ड होती है, तो इससे हम नंबर ऑफ रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके कंसेप्ट की पहले हम बात कर लेते हैं एक बार। लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सपोर्ट और एंटायर स्ट्रक्चर इज नॉट परमिटेड, देयरफॉर देयर शुड बी एनफ रिएक्शंस एट द सपोर्ट टू प्रिवेंट द मूवमेंट। हाउएवर इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन मेंबर में बी अकर। कहने का मतलब ये है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कोई फोर्स आ रहा है तो उस फोर्स की वजह से सपोर्ट पर मूवमेंट जनरेट होगा, तो उसके मोमेंट को रोकने के लिए, उसके डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए जो हम सपोर्ट पर एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे,
अगर वो एक्सटर्नल सपोर्ट उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला देगा तो हम बोलेंगे हमारा स्ट्रक्चर जो होगा एक्सटर्नली स्टेबल कंडीशन में होगा। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये वाला हो गया। ठीक है, ये बीम है और इसमें हमने ऊपर से सपोर्ट लगाया, तो इस सपोर्ट की वजह से यहाँ पर हमारा मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो इसके मोमेंट को रोकने के लिए जो हम यहाँ पर सपोर्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे तो और उससे हमारा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे हमारा स्ट्रक्चर जो होगा एक्सटर्नली स्टेबल कंडीशन में है। ठीक है, और इन 2D स्ट्रक्चर, अब देखिए इस डायग्राम के अंदर भी अगर हम बात करें तो इसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वजह से, है ना, तो ये स्टेबल कंडीशन में फिर नहीं रहेगा। ठीक है, इन 2D स्ट्रक्चर देयर शुड बी, इन 2D स्ट्रक्चर या प्लेन स्ट्रक्चर देयर शुड बी मिनिमम 3 इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिएक्शन विच शुड बी नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट। तो देखो किसी भी स्ट्रक्चर को एक्सटर्नली स्टेबल करने के लिए पहली कंडीशन तो ये हो गई कि स्ट्रक्चर के अंदर मिनिमम 3 रिएक्शंस अवेलेबल होनी ज़रूरी है। मतलब स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए हमें सपोर्ट रिएक्शंस लगानी ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये हो गई। और सेकंड इसने बोल दिया वो जो आप सपोर्ट को क्रिएट करोगे, जो वहाँ पर जो आप सपोर्ट लगाओगे, उन सपोर्ट की रिएक्शंस जो है विच शुड बी नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट, वो सपोर्ट की जो रिएक्शंस होनी चाहिए नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब नॉन पैरेलल का मतलब क्या होता है? सिंपल टर्मिनोलॉजी है। नॉन पैरेलल का मतलब होता है रिएक्शन शुड नॉट बी पैरेलल। रिएक्शंस सपोर्ट की जो रिएक्शंस हैं वो आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपस में पैरेलल नहीं है तो स्ट्रक्चर हमारा एक्सटर्नली स्टेबल हो जाएगा। और नॉन कॉन्करेंट का मतलब ये है रिएक्शन सपोर्ट कैन नॉट बी रोटेट अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, जो हमारी रिएक्शन सपोर्ट है वो सारी की सारी रिएक्शन सपोर्ट जो है एक पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं होना चाहिए। अगर वो एक पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं हो रहे तो हम बोल सकते हैं हमारी जो सपोर्ट रिएक्शन है वो क्या है? कॉन्करेंट। तो कहने का मतलब ये है स्ट्रक्चर को एक्सटर्नली स्टेबल करने के लिए स्ट्रक्चर के 2D स्ट्रक्चर के अंदर मिनिमम 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। और वो जो सपोर्ट रिएक्शन है वो नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए। चलो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी का। एग्जांपल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो देखो पहली कंडीशन तो ये है कि किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए स्ट्रक्चर में 3 कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए। तो हमारे पास स्ट्रक्चर में 3 रिएक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। तीनों जगह रोलर सपोर्ट है 1 + 1 + 1। ठीक है, और एक्सटर्नली स्टेबल का एक फॉर्मूला भी होता है, मैं बता देता हूँ आपको। वो फॉर्मूला होता है R - R, है ना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? R - R। कैपिटल R मीन्स सपोर्ट रिएक्शन, स्मॉल r मीन्स मिनिमम इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर आप सपोर्ट रिएक्शन लगाओगे तो 3 और इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2D में कितनी होती है? 3। मतलब हमारे पास अवेलेबल रिएक्शन भी 3 है और अननोन भी हमारे पास 3 है। तो उस अकॉर्डिंग तो हमारा स्ट्रक्चर ये स्टेबल हो रहा है। बट अब हम चेक करेंगे सेकेंड कंडीशन को कि इसकी जो रिएक्शंस हैं वो पैरेलल है या नॉन पैरेलल है। अगर नॉन पैरेलल है तो हमारा स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा स्टेबल कंडीशन में। अगर आप देखो यहाँ पर तो तीनों जगह हमारी जो रिएक्शंस हैं वो है वर्टिकली, तो ये आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई, है ना। बिकॉज रिएक्शंस आर पैरेलल, दैट इज वाई स्ट्रक्चर विल बी अनस्टेबल। क्योंकि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन है। पहली चीज़ तो ये 2D स्ट्रक्चर के अंदर मिनिमम 3 रिएक्शंस अवेलेबल होनी चाहिए, वो तो अवेलेबल है हमारे पास। बट सेकेंड जो कंडीशन है ऑल रिएक्शंस मस्ट बी नॉन पैरेलल, बट वो चीज़ हमारे यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही। तो इस वजह से हमारा स्ट्रक्चर जो होगा लीनियरली अनस्टेबल कंडीशन में होगा। सिमिलरली अगर हम इस सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो देखो तीनों रिएक्शंस फोर्स जो होता है, तीनों जो रिएक्शंस फोर्स हैं वो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। ठीक है, जब तीनों सपोर्ट रिएक्शंस एक ही पॉइंट से निकलेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट, है ना। और मैंने आपको बताया था रिएक्शन सपोर्ट जो है नॉन कॉन्करेंट होना चाहिए, तो उस वजह से हमारा जो एग्जांपल नंबर 2 है वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो
तो एक्सटर्नली स्टेबिलिटी का फाइनली कंक्लूजन ये है, फाइनली इट इज कंक्लूडेड दैट फॉर स्टेबिलिटी इन 2D स्ट्रक्चर summation fx equal to 0, summation fy equal to 0 and moment equal to 0 and all reaction support must be non parallel and non concurrent। मतलब 2D स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी के लिए, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए उसमें मिनिमम 3 कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, उसमें मिनिमम 3 रिएक्शंस अवेलेबल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये वाली हो गई, और वो जो हमारी रिएक्शन सपोर्ट है वो नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल सकते हैं वो हमारा स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नली स्टेबल कंडीशन में है। तो ये तो बात हो गई 2D स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें 3D स्ट्रक्चर के लिए, तो 3D स्ट्रक्चर में सिर्फ हमारा एक पॉइंट चेंज हो जाएगा। वो क्या चेंज होगा? देखो 2D स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के अंदर 3 कंडीशंस होनी ज़रूरी है, 3 रिएक्शंस अवेलेबल होनी ज़रूरी है। वहीं अगर हम 3D की बात करें तो 3D में एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए 6 कंडीशन अवेलेबल होनी ज़रूरी है ना। मतलब वो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एक्स डायरेक्शन में भी रोटेट नहीं होगा, वाई डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगा, जेड डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगा, ना ही वो एक्स डायरेक्शन के अबाउट रोटेट होगा, ना ही वो वाई डायरेक्शन के अबाउट रोटेट होगा, और ना ही वो जेड डायरेक्शन के अबाउट रोटेट होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर 3D स्ट्रक्चर हमारा तीनों डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा, 3D स्ट्रक्चर अगर हमारा तीनों डायरेक्शन में रोटेट नहीं हो रहा, तो हम बोल सकते हैं वो हमारा जो स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नली स्टेबल कंडीशन के अंदर होगा। तो हम बोल सकते हैं इन 3D स्ट्रक्चर देयर शुड बी मिनिमम ऑफ 6 इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिएक्शन टू प्रिवेंट रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट एट द सपोर्ट। सपोर्ट पर रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर एटलीस्ट 6 इंडिपेंडेंट रिएक्शंस अवेलेबल होनी ज़रूरी है। अगर 6 इंडिपेंडेंट रिएक्शंस अवेलेबल होगी तो हम बोल देंगे हमारा स्ट्रक्चर जो होगा एक्सटर्नली स्टेबल कंडीशन में होगा। बट जो हमारी रिएक्शन सपोर्ट है वो उसको भी हमें देखना है, ऑल दी रिएक्शंस शुड बी नॉन पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन कोप्लानर। तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन हो गई। एक तो स्ट्रक्चर में 6 कंडीशंस होनी ज़रूरी है, 6 रिएक्शंस अवेलेबल ज़रूरी होना ज़रूरी है, और वो जो 6 रिएक्शंस हैं वो आपस में नॉन पैरेलल होनी चाहिए, नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए एंड नॉन कोप्लानर होनी चाहिए। अब नॉन कोप्लानर का मतलब ये है, नॉन कोप्लानर मीन्स ऑल सपोर्ट रिएक्शंस नॉट बी इन ए सेम प्लेन। ठीक है, तो 2 चीज़ यहाँ पर एकदम क्लियर हो गई। हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी की, एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी सपोर्ट कंडीशन पे बेस्ड होती है, इंटरनल स्टेबिलिटी ज्योमेट्रिक कंडीशन पे बेस्ड होती है। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को हमने बात करा 2D स्ट्रक्चर के लिए एंड 3D स्ट्रक्चर के लिए। 2D स्ट्रक्चर के लिए एक्सटर्नल स्टेबल होने के लिए 2 कंडीशन होनी ज़रूरी है। फर्स्ट, स्ट्रक्चर में मिनिमम 3 रिएक्शंस अवेलेबल होनी ज़रूरी है एंड ऑल रिएक्शंस फोर शुड बी नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट। एंड 3D स्ट्रक्चर के अंदर 6 रिएक्शंस अवेलेबल होना ज़रूरी है एंड ऑल रिएक्शंस शुड बी नॉन पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन कोप्लानर। 1 मिनट। चलिए आगे हम बात करते हैं इंटरनल स्टेबिलिटी के बारे में। किसी भी स्ट्रक्चर की इंटरनल स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक करेंगे? देखो, स्ट्रक्चर की इंटरनल स्टेबिलिटी हमारी बेस्ड होती है ज्योमेट्री कंडीशन पर। तो किसी भी स्ट्रक्चर की इंटरनल स्टेबिलिटी को हम चेक करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स से, ठीक है, और ज्योमेट्री से। तो देखिए, नो पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर should be moved relative to other part so that geometry of the structure is preserved. To prevent the geometry, enough number of members and adequate arrangement is required. मतलब किसी भी स्ट्रक्चर की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर हैं स्ट्रक्चर में वो होना बहुत ज़रूरी है, और उनका एडुकेट अरेंजमेंट। 2 चीज़, एक तो कितने मिनिमम नंबर जो भी होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वो होना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ उनका प्रॉपर अरेंजमेंट। अगर दोनों चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर जो है इंटरनली स्टेबल कंडीशन में होगा।
अब ये तो समझ में आ गया कि किसी भी स्ट्रक्चर को इंटरनली स्टेबल करने के लिए एक तो हमें नंबर ऑफ मेंबर चेक करना पड़ेगा, एक उसका अरेंजमेंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि नंबर ऑफ मेंबर का हम कैसे पता लगाएंगे किसी भी स्ट्रक्चर में कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इतने ही होना ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ मेंबर निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है m इज़ मोर देन इक्वल टू 2j माइनस आर। m इज़ मोर देन इक्वल टू 2j माइनस आर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं m माइनस 2j माइनस आर। मतलब किसी भी, या सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं m इज इक्वल टू 2j माइनस आर। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एटलीस्ट 2j माइनस आर के बराबर नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। इज डेट क्लियर? किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर 2j माइनस आर मेंबर होना ज़रूरी है। अगर हम इस 2D ट्रस्ट की बात करें तो 2D ट्रस्ट में देखिए नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे काउंट करने पर आ गए 7। अब देखते हैं 2j माइनस आर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 2j माइनस आर 7 आ रहा है तो हम बोल देंगे ये हमारा स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नली स्टेबल कंडीशन में है। मतलब m की वैल्यू एटलीस्ट इसके बराबर तो आनी ही चाहिए, ठीक है। तो 2j माइनस आर हम यहाँ पर चेक करते हैं, नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 5 r होता है 3, तो कितना हो गया 7। मतलब m की जो वैल्यू है हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो मेंबर है वो 7 के इक्वल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये जो हमारा ट्रस्ट है वो इंटरनली स्टेबल कंडीशन के अंदर होगा। और ज्योमेट्री तो आपको दिख ही रही है, परफेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। सिमेट्रिक है तो परफेक्ट होगी, ठीक है। अगर कहने का मतलब ये है अगर m की वैल्यू आपकी इज़ मोर देन इक्वल टू 2j माइनस आर होती है तो हम बोल सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर जो होगा स्टेबल कंडीशन में होगा। अगर m की वैल्यू लेस देन आएगी 2j माइनस आर तो हम बोल देंगे हमारा स्ट्रक्चर जो होगा डेफिशिएंट होगा, अनस्टेबल होगा। इसका मैं एक एग्जांपल, हाँ देखिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला भी बना दिया। इन 2D स्ट्रक्चर नंबर ऑफ मेंबर जो है एटलीस्ट 2j माइनस आर होना ज़रूरी है। तो ये m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2j माइनस 3 फॉर 2D, और 3D के लिए कितना हो जाएगा m इक्वल टू 3j माइनस 6, ठीक है ना। तो 2D स्ट्रक्चर के अंदर मिनिमम मेंबर कितने होने ज़रूरी हैं 2j माइनस 3, और 3D स्ट्रक्चर के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 3j माइनस 6 होने ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैंने आपको बोली है यहाँ पर, ऑल द मेंबर शुड बी अरेंज सच दैट ट्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू द ट्रायंगुलर ब्लॉक, शुड नॉट बी रेक्टेंगुलर और पॉलीगन, ठीक है। उसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। मतलब जो भी हमारा ट्रस्ट अरेंजमेंट होगा वो, ये तो पता ही है आपको, ट्रस्ट का अरेंजमेंट जो होता है वो किस में होता है, ट्रायंगुलर ब्लॉक में होता है। अगर ट्रस्ट का अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर या पॉलीगन ब्लॉक में होगा तो वो अनस्टेबल होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, है ना। मैथमेटिकली इसको हम चेक करते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर जो है स्टेबल कंडीशन में है या अनस्टेबल कंडीशन में है। अगर इसकी हम एक्सटर्नली स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको पता है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी तो आप इस फॉर्मूले से निकाल दोगे, E इक्वल टू आर माइनस आर, सपोर्ट रिएक्शन हो गई 3, मिनिमम इक्वेशन 3 0, ठीक है। तो 3 रिएक्शंस अवेलेबल है, अप्लाई हो रही है, और जो रिएक्शन सपोर्ट है वो नॉन पैरेलल भी है ना, आपस में नॉन पैरेलल भी है, तो सेकंड भी अप्लाई हो गई। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो है हमारा एक्सटर्नली स्टेबल कंडीशन में तो हो गया। अब हम इस स्ट्रक्चर को चेक करते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर जो है इंटरनली स्टेबल कंडीशन में है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था इंटरनली स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए हमें ये अप्लाई करना पड़ता है, नंबर ऑफ मेंबर जो है हमारे 2j माइनस आर के इक्वल होना ज़रूरी है। अगर हम नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ मेंबर हमारे पास 7 आ रहे हैं, है ना, काउंट करने पर। अब रिक्वायर्ड चेक करते हैं कि कितने होने ज़रूरी हैं, कितने होने ज़रूरी हैं 2j माइनस आर। तो देखिए 2 और j हमारा हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 2 इंटू 6 माइनस 3 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा 9, ठीक है। तो हमें कितने मेंबर रिक्वायर्ड थे 9, लेकिन ज्योमेट्री में कितने मेंबर हैं 7, तो कितने मेंबर कम है 2 मेंबर कम है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इंटरनली अनस्टेबल कंडीशन में हो जाएगा। तो इसको इंटरनली स्टेबल कंडीशन में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इसमें 2 मेंबर लगाने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप इसमें 2 मेंबर लगा दोगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो होगा, ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा इंटरनली स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा और फिर हम बोल देंगे ये हमारा स्ट्रक्चर जो होगा परफेक्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल है क्योंकि एक्सटर्नली तो स्टेबल है बट इंटरनली इसमें 2 मेंबर कम है। तो जैसे ही आप यहाँ पर 2 मेंबर्स को ऐड कर दोगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर परफेक्ट स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। है ना, जब आपका स्ट्रक्चर एक्सटर्नली स्टेबल होता है और इंटरनली नहीं होता तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पर एक हमारी होती है ओवरऑल स्टेबिलिटी। देखिए ये क्या होती है, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम पहले बात करते हैं एक्सटर्नली स्टेबिलिटी की। अगर इस स्ट्रक्चर की हम एक्सटर्नली स्टेबिलिटी की बात करें तो E इक्वल टू होता है हमारा R माइनस आर। सपोर्ट रिएक्शन हमारे पास कितनी है, 4 है, और अवेलेबल रिएक्शंस कितनी है, 3। तो 4 माइनस 3 जब आप करोगे 1, मतलब हमें 3 मेंबर, मतलब हमारे अननोन्स 3 थे लेकिन अवेलेबल हमारे पास कितने आ गए, 4, है ना। मतलब सॉरी, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए 3 कंडीशंस होनी ज़रूरी थी, 3 इक्वेशंस होनी ज़रूरी थी, लेकिन हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ गई, 4। मतलब हमारे पास एक इक्वेशन एक्स्ट्रा आ गई। तो इस अकॉर्डिंग हम बोल देंगे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नली स्टेबल कंडीशन के अंदर है, क्योंकि स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए मिनिमम 3 इक्वेशंस होना ज़रूरी थी, बट हमारे पास यहाँ पर कितनी रिएक्शंस अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है। मतलब एक रिएक्शन हमारी एक्सिस के अंदर है। तो हम बोल सकते हैं ये जो हमारा स्ट्रक्चर है एक्सटर्नली स्टेबल कंडीशन में होगा, क्योंकि एक्सटर्नली स्टेबिलिटी की 2 क्राइटेरिया हैं। पहली क्राइटेरिया तो ये है कि स्ट्रक्चर में मिनिमम 3 रिएक्शंस होनी ज़रूरी है, हमारे पास 4 अवेलेबल है। सेकंड क्राइटेरिया ये था कि ऑल रिएक्शंस शुड बी नॉन पैरेलल। तो ये जो हमारी रिएक्शंस हैं वो आपस में नॉन पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नली स्टेबल कंडीशन में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनली स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखिए इंटरनली स्टेबिलिटी को हम चेक करेंगे, मतलब कैसे चेक करते हैं, 2J माइनस आर से। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर मिनिमम 2J माइनस आर मेंबर होना ज़रूरी है। तो इंटरनल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितने मेंबर होना ज़रूरी है, 2J माइनस आर के बराबर मेंबर होना ज़रूरी है। जब 2J माइनस आर को हमने काउंट किया तो देखिए 2 और जॉइंट हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 इंटू 7 है ना, और माइनस 3 हमने यहाँ पर किया तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 3। तो कितने मेंबर हमारे पास होना ज़रूरी है, 11 मेंबर हमारे पास होना ज़रूरी है। इंटरनली स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रक्चर के अंदर 11 मेंबर होना ज़रूरी है। अब हम इसके मेंबर को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसके हमने मेंबर को काउंट किया तो मेंबर हमारे पास आए 10। ठीक है, तो मैनुअली मेंबर काउंट करने पर हमारे पास आए 10, लेकिन मिनिमम कितने मेंबर रिक्वायर्ड थे, 11। तो इस अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रक्चर ये क्या हो गया, इंटरनली अनस्टेबल हो गया, क्योंकि हमें 11 मेंबर रिक्वायर्ड थे बट हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 10। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ है कि इंटरनली इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर एक रिएक्शंस की नीड है, एक मेंबर की नीड है। ठीक है, तो इंटरनली हमारे पास, कहने का मतलब ये है, इंटरनली हमारे पास एक रिएक्शंस कम है और एक्सटर्नली हमारे पास एक रिएक्शन ज़्यादा है। ठीक है, जब ऐसा होता है, जब कोई स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नली स्टेबल कंडीशन में होता है और उसके पास एक रिएक्शंस एक्सिस में होती है, और जब कोई स्ट्रक्चर इंटरनली अनस्टेबल कंडीशन में होता है और उसके पास एक मेंबर की नीड होती है, तो उस केस में क्या होता है, एक्सटर्नल वाला इंटरनल को एक दे देगा और फाइनली हमारा ये स्ट्रक्चर जो होगा स्टेबल हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे ओवरऑल स्टेबिलिटी। ठीक है, और हमेशा ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए में हमेशा ऐसे ही होगा, एक्सटर्नल वाला ही इंटरनल को एक देगा। इसका वाइस वर्सा करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपका एक्सटर्नली स्टेबिलिटी कंडीशन में हो रहा है और उसके पास एक रिएक्शंस एक्सिस के अंदर है और इंटरनली हमें एक मेंबर की नीड है, तो एक्सटर्नल वाला इंटरनल को एक दे देगा और फाइनली कंडीशंस जो हो जाएगी, फाइनली जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो ओवरऑल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है,
आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की। तो देखिए, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे। फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेट एंड सेकंड वन इज इनडिटर्मिनेट। पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। If the structure can be analyzed using the equilibrium condition only, then that type of structure are called as determinate structure। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से एनालाइज कर लेते हैं। यदि कोई स्ट्रक्चर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन से एनालाइज हो जाता है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ आई इक्वल टू 0 और मोमेंट इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन अगर उस स्ट्रक्चर में हमने अप्लाई करी और स्ट्रक्चर में अप्लाई करने के बाद कंप्लीटली वो एनालाइज हो रहा है, कंप्लीटली हम उसमें रिएक्शंस फोर्स, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फोर्स काउंट कर रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करने के बाद अगर आपका स्ट्रक्चर एनालाइज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। आगे देखिए, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन फाइंड आउट द रिएक्शंस, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन ओनली। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका एनालाइज जो है सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही हम करते हैं। और इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम सारे के सारे फोर्स को निकाल लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो मैथमेटिकली इसका एक फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को चेक करने का। वो फॉर्मूला होता है ds इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यहाँ कैपिटल R का मतलब होता है सपोर्ट रिएक्शन, मतलब स्ट्रक्चर में कितने एक्सटर्नल सपोर्ट अवेलेबल है, और स्मॉल r का मतलब होता है मिनिमम इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, अगर ds की वैल्यू अगर हम काउंट करें मैथमेटिकली और ds की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 आएगी तो हम बोलेंगे हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है। ds की वैल्यू अगर हमारी इक्वल टू 0 आएगी तो भी हम बोलेंगे हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है। हाँ, अगर ds की वैल्यू मोर देन 0 आती है तब जाके हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को मैंने और अच्छे तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो आइए हम उस एग्जांपल को भी एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है एक बी में, उस पर हमारे 2 रोलर सपोर्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम चेक करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है या अनडिटर्मिनेट है। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या था? R माइनस R। कैपिटल R का मतलब सपोर्ट रिएक्शन। तो यहाँ पर जो सपोर्ट रिएक्शन हमारे पास अवेलेबल है वो 2 सपोर्ट रिएक्शन अवेलेबल है। तो कैपिटल R की वैल्यू हो गई 2 और मिनिमम अवेलेबल इक्वेशन जो है वो कितनी है? 3। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है 2D में? 3। तो 2 माइनस 3 तो हमारा कितना आ गया? 1। मतलब हमें 2 अननोन ही फाइंड करने थे और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 3। हमें 2 अननोन को ही फाइंड आउट करना था और 3 इक्वेशंस के थ्रू। मतलब हमारे पास 3 इक्वेशंस थी और उस 3 इक्वेशन से हमें 2 अननोन को फाइंड आउट करना था, तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। जब वो इजीली फाइंड आउट हो रहा है तो उस वजह से हम इसको बोलेंगे हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। बट अब हम यहाँ पर ये भी चेक करते हैं, भाई हमें 2 अननोन को फाइंड आउट करना था 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन से, वो तो हमने इजीली फाइंड आउट कर दिया। बट अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की पहली कंडीशन क्या होती है? स्ट्रक्चर में मिनिमम 3 इक्वेशंस होना ज़रूरी है, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो स्ट्रक्चर की सपोर्ट रिएक्शन है वो आपस में नॉन पैरेलल होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो पा रही। तो फाइनली हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल कंडीशन के अंदर हो जाएगा।
तो ds की वैल्यू लेस देन 0 आई, इस वजह से हमने बोल दिया स्ट्रक्चर विल बी डिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल। हम इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा एक बीम है जिसपे हमने एक हिंज सपोर्ट को क्रिएट किया है और एक रोलर सपोर्ट को एक्ट किया है। इसका हम एक बार ds निकालते हैं, ds इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। सपोर्ट ट्रैक्शन हो गई हमारी 2 + 1, यहाँ पर 2 हो जाएगी और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1, 2 + 1, तो R की वैल्यू हो गई हमारी 3 और इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी होती है 2D के अंदर 3, तो 3 - 3 हमने किया 0। तो जब भी ds की वैल्यू 0 आती है तो स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा डिटर्मिनेट। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को। पहली कंडीशन क्या थी, स्ट्रक्चर के अंदर मिनिमम 3 कंडीशंस होना ज़रूरी है, जो कि है हमारे पास। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या थी, जितने भी सपोर्ट रिएक्शंस हैं वो आपस में नॉन पैरेलल होना चाहिए। तो देखिए ये जो वर्टिकल फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के नॉन पैरेलल है, तो सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है। तो इस वजह से हम बोल देंगे ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा स्टेबल कंडीशन के अंदर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की। देखिए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में तो सिर्फ इतना सा था, कोई भी अगर स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम कंडीशन से अगर वो एनालाइज हो रहा है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे थे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में ds की जो वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू 0 के इक्वल होती है। अब हम बात करते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की। तो देखिए इफ़ द स्ट्रक्चर कैन नॉट बी एनालाइज यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन ओनली, अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन से एनालाइज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन से एनालाइज नहीं हो रहा, देन दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। सो दिस स्ट्रक्चर आर एनालाइज टू रिक्वायर्ड सम एडिशनल कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस। तो ऐसे स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए हमें सम एडिशनल कंडीशंस लगानी होती है। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन से एनालाइज नहीं होते और उनको एनालाइज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कंडीशन को अप्लाई करनी होती है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और जब भी हम एडिशनल कंडीशन किसी में अप्लाई करते हैं तो उस एडिशनल कंडीशन को हम बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। क्या बोलते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। यूजिंग अप्लाइंग द ऑल कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन एज वेल एज वी कैन फाइंड आउट shear force, bending moment, reaction, slope and deflection। मैथमेटिकली अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के अंदर ds की वैल्यू ऑलवेज मोर देन 0 होगी, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एक हमारी बीम है सिंपली सपोर्टेड, इसके अंदर हमने ds निकाला, ds इक्वल टू r माइनस r। सपोर्ट रिएक्शन हमारी पास हो गई 2 + 2, तो सपोर्ट रिएक्शन कितनी हो गई हमारे पास 4। और अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है 3, तो 4 - 3 तो कितने आ गई हमारे पास 1। मतलब हमारे पास अवेलेबल इक्वेशन 3 थी और अननोन कितने थे 4 थे। अवेलेबल इक्वेशन 3 है, अननोन 4 है, तो 3 को फाइंड आउट कर लेगा, तो बच्ची कितनी 1, तो एक फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है 3 तो फाइंड आउट कर दी बट वो 4th वाली फाइंड आउट नहीं कर पाई। तो इस वजह से हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था ना, अगर स्ट्रक्चर आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन से एनालाइज हो रहा है ना, तो उसको हम बोल देते हैं डिटर्मिनेट। अगर स्ट्रक्चर हमारा इक्विलिब्रियम से एनालाइज नहीं हो रहा, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम से एनालाइज नहीं हो रहा क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 होती है और हमें अननोन 4 फाइंड आउट करने हैं, तो एक हमारा बच रहा है ना, तो उस एक के लिए हम क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा कंडीशन। और जब भी एक्स्ट्रा कंडीशन लगती है तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम कितनी एक्स्ट्रा कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम 1 एक्स्ट्रा कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ऑफ 1 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ऑफ 1 डिग्री। अब हम चेक करते हैं इसकी स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी की पहला क्राइटेरिया था स्ट्रक्चर में 3 इक्वेशंस अवेलेबल होना ज़रूरी है, जो कि अवेलेबल है। सेकंड क्राइटेरिया था ऑल रिएक्शंस शुड बी नॉन पैरेलल, जो कि हमारी
नॉन पैरेलल भी है। तो फाइनली हमारा स्ट्रक्चर हो गया इनडिटर्मिनेट ऑफ 1 डिग्री एंड स्टेबल। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो हमारा फिक्स सपोर्ट हो गया, एक हमारा हिंज सपोर्ट हो गया, ds इक्वल टू r माइनस आर। सपोर्ट रिएक्शन हमारी कितनी हो जाएगी, सपोर्ट रिएक्शन 3 + 2। तो अननोन्स हमें फाइंड आउट करने हैं 5 और अवेलेबल जो इक्वेशन है हमारे पास 3। कितनी अवेलेबल है, अननोन हमें फाइंड करने हैं 5 और अवेलेबल इक्वेशन है हमारे पास 3। तो 3 को फाइंड आउट कर देगा, तो बचेगी कितनी, 2। तो 2 रिएक्शंस हमारी फाइंड आउट नहीं हो रही, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हमने 3 तो फाइंड आउट कर ली लेकिन 2 फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो इस वजह से हमारा क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और आप ऐसे भी समझ सकते हो ds की वैल्यू मोर देन 0 है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ऑफ 2 डिग्री एंड स्टेबल। ठीक है, तो फाइनली इसका अगर हम कंक्लूजन निकालें तो वो कुछ इस तरह से होगा, अगर ds की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो भी हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट होगा, और अगर ds की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो भी हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट होगा। ठीक है, लेकिन लेस देन 0 के केस में होगा अनस्टेबल और इक्वल टू 0 के केस में वो स्टेबल हो सकता है। ठीक है, और अगर मोर देन 0 होगी तो इनडिटर्मिनेट तो होगा ही होगा और वो स्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने एक बीम के अंदर कौन कौन से सपोर्ट्स आते हैं और वो उनसे कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट होते हैं वो हमने बात कर ली। सेकंड, हमने टाइप्स ऑफ सपोर्ट को जान लिया। थर्ड, हमने स्टेबिलिटी कंडीशंस को जान ली। एंड फोर्थ, हमने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को समझ लिया कि किसी भी कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, एक डिटर्मिनेट होता है, एक इनडिटर्मिनेट होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा इनडिटर्मिनेसी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।